हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गाउस के प्रमेय से कूलाम का नियम। हम पहले ही गाउस का प्रमेय पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस में और कूलाम का नियम भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज एक बार उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको उससे रूल पता चल जाएंगे कि गाउस का लॉ कैसा है और कूलाम के लॉ में कैसा रूल आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो गाउस की प्रमेय से कूलाम का नियम हम लोगों को निकालना है। तो गाउस की प्रमेय आपको पता है, ठीक है, क्या होता है कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, कूलाम का लॉ भी आपको पता है और आपको सूत्र भी पता है, नहीं पता है आप देख लो अभी इस वीडियो को, उसके बाद उसको देख लेना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पृष्ठ बना देता हूँ। सपोज हमारा एक ये पृष्ठ मैं छोटा बना रहा हूँ, जिससे कि आई होप आपको दिख रहा होगा कि उतना छोटा भी नहीं है, क्योंकि हमको इसमें डेरिवेशन करना है। तो क्या हो जाएगा हमारा, सपोज यहाँ पे इसका मिड पॉइंट या इसका केंद्र बिंदु ले रहा हूं मैं O, ठीक है, और इस केंद्र बिंदु से R दूरी पर स्थित, जिसको हम इसकी त्रिज्या भी बोलेंगे, ठीक है, R दूरी पर सपोज कोई P बिंदु स्थित है। ठीक है, तो हमको इस P बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत फ्लक्स देखना है कि यहाँ से कितना बाहर जाता है, हमको ये देखना है। ठीक है, तो एक बात, पहली बात मैंने इसको क्या किया है, सर्कुलर लिया है, गोलाकार वृत्ताकार लिया है। ठीक है, मैंने इस गाउसियन पृष्ठ को कैसे किया है, वृत्ताकार लिया है। वो क्यों लिया है, क्योंकि अभी हमको बाद में उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं चाहता इसको आयताकार ले सकता था, वर्गाकार ले सकता था, मैंने पहले बताया था आपको, त्रिभुजाकार भी ले सकता था जब हमने गाउस का लॉ पढ़ा था। क्यों ले सकते, उसमें सिर्फ गाउस का लॉ हमको क्या बोलता है कि आप लोग पृष्ठ पर, वो पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। पहले स्टेटमेंट गाउस के लॉ की ये थी, तो ये तो बंद तो है ही। अब मैंने इसको योग क्यों लिया, क्योंकि जब हम बाद में वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र का यूज करेंगे तो वो मतलब वो अच्छे से हमारे डेरिवेशन में फिट बैठ जाएगा, इसलिए मैंने वृत्ताकार लिया है। ठीक है, तो अब देखिए पी बिंदु पे हमने क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। अब देखिए गोला बहुत बड़ा भी हो सकता है, तो ये वृत्त है बहुत बड़ा हो सकता है और बहुत छोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इतने, अगर बहुत बड़ा है तो हम उस उतने बड़े वृत्त के लिए एक ही बार में नहीं निकाल सकते हैं गाउसियन पृष्ठ, वो फ्लक्स नहीं निकाल सकते कि उससे कितना फ्लक्स जा रहा है, या फिर बहुत छोटा है मतलब बड़े बड़े के लिए ज्यादा लेंगे। सो हम क्या करते हैं, उस पर अगर बहुत बड़ा आपके पास वृत्त है तो हम उस पर क्या करते हैं, एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं। क्या बोला मैं, छोटा सा अल्पांश, जिसको हम क्या बोलेंगे इसमें, एरिया एलिमेंट। ठीक है, एरिया एलिमेंट लेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूं, यहाँ पी बिंदु पे एक एरिया एलिमेंट ले लेता हूं। एरिया एलिमेंट का क्या है, मतलब इसका एक छोटा सा टुकड़ा। ठीक है, मतलब अगर ये वृत्त बहुत बड़ा है, सपोज 100 सेंटीमीटर का है, तो उसमें से 1 सेंटीमीटर ले लिया, उस 1 सेंटीमीटर के आप लिए आप पहले निकाल दीजिए। उसके बाद ऑब्वियसली आप क्या कर लेंगे, 100 सेंटीमीटर के लिए निकाल देंगे। जैसे मैं बोलता हूं हमारे पास 10 पेन है, ठीक है, अब बोल रहे कि 10 पेनों की कीमत निकालिए, आपकी 10 पेन आपकी कितने रुपए की है। ठीक है, अगर मैं आपको बता देता हूं, अगर एक पेन आपकी सपोज 5 रुपए की है, तो आप 10 पेन को निकाल देंगे, 10 गुणा के क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, 10 गुणा के 5 बराबर 50 रुपए की आ गई आपकी 10 पेन। तो सेम ये भी है, इसमें भी क्या है, आप पहले एक एलिमेंट के लिए ले लीजिए, उसके बाद आप क्या कर दीजिए, पूरे के लिए निकाल देंगे आप। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, पहले पी बिंदु पे निकालेंगे। अब देखिए पी बिंदु पे जो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, यहाँ पे सपोज ओ पे हम क्यू प्लस क्यू चार्ज रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसके द्वारा आप ऑब्वियसली क्या होगा, फ्लक्स जाएगा, तो फ्लक्स सपोज आपसे जो एरिया एलिमेंट की जो हमारी डायरेक्शन है वो है बाहर की ओर, सपोज ये डी की डायरेक्शन है जो कि है बाहर की ओर। ठीक है, और उसके बाद जो ई की डायरेक्शन है वो भी होगी बाहर की ओर। ठीक है, ई की डायरेक्शन, ई का मतलब वैद्युत क्षेत्र, ई और डी की डायरेक्शन दोनों की एक ही डायरेक्शन में, वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है। ठीक है, तो अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे क्या निकालें, ई फाई हम निकालेंगे, अगर यहाँ पे अगर हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे डी फाई ई निकालते हैं, डी फाई ई, तो डी फाई ई इज इक्वल टू हमारा क्या, डी फाई ई का मतलब क्या है, डी का मतलब देखिए, जहां पे मैंने आपको पहले ही बताया था, जहां पे डी लग गया तो डी का मतलब क्या है, हम स्मॉल एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, वो हम पूरे के लिए नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ क्या निकाल रहे हैं, स्मॉल एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे डी ए लगाया है, ए का मतलब तो एरिया हो गया। ठीक है, तो डी का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, स्मॉल एलिमेंट का एरिया, न कि पूरे वृत्त का। ठीक है, किसके लिए है, सिर्फ स्मॉल एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ई के आगे लगा रहा हूं, ठीक है, डी, तो इसका मतलब क्या है, वो फाई का मतलब तो आपको पता है विद्युत फ्लक्स होता है। ठीक है, तो वो डी लगा दिया उसके आगे से, तो इसका मतलब क्या है, कौन सा विद्युत फ्लक्स, जो सिर्फ इस एरिया एलिमेंट से होकर जा रहा है। ठीक है, जो इस एरिया एलिमेंट से होकर के बाहर जा रहा है, अंदर तो नहीं आएगा, बाहर जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका फाई ई
जिसको हमने क्या लिखा है डी फाई ई लिखा है, ठीक है, समझ में आता है इतना। तो डी फाई ई इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा होता है, ई डी ए होता है, ठीक है। अब ई और डी ए के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है ये, ठीक है, सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि है, ठीक है, ई डी ए होता है। अब क्या, क्योंकि ये क्या है दोनों के दोनों इनके बीच में क्या है डॉट प्रोडक्ट है ये, ठीक है। एक बात अब देखो, हम सदिश गुणन में नहीं जाएंगे उतनी डिटेल में, तो आपको एक सिंपल सा ट्रिक बता देता हूं, जहां पे क्या हो जाएगा आपका डॉट प्रोडक्ट होगा, जैसे इनके बीच में क्या है डॉट लगाया है, तो आपको हमेशा डॉट के साथ कॉस थीटा का यूज करना है। डॉट को हटाने के लिए आपको कॉस थीटा लगाना है, और अगर वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब अगर सपोज मैं क्या लिखता है इसको, ई क्रॉस डी ए लिखता मैं इसको, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ से सदिश हटाने हैं तो मैं क्या करता है, इसको क्या लिखना पड़ता मुझे, ई डी ए साइन थीटा, ठीक है। अगर क्रॉस है तो इसको क्रॉस में आपको साइन थीटा का यूज करना है, और अगर आपका डॉट प्रोडक्ट है तो आपको किसका यूज करना है, कॉस थीटा का यूज करना है। यहाँ पे आपका डॉट प्रोडक्ट है तो आप इसमें क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमारे कितनी है, थीटा का मतलब एंगल होता है, जिसको नहीं पता है पता होगा पहले तो सबको, थीटा का मतलब हमारा होता है एंगल, ठीक है। और हमारा यहाँ पे एंगल कितना है कोई बता सकता है, कौन बताएगा, बच्चे तो नहीं अभी यहाँ पे, ठीक है। तो जब हमारा थीटा होगा तो मैं ही बता देता हूँ। देखिए थीटा किस किसके बीच बनने वाला एंगल है, जो आपका डी ए है, ठीक है, दिख रहा है ये डी ए, आपको दिख रहा होगा आई होप, ये डी ए है जो, और जो ई है उसके बीच बनने वाला एंगल आपका क्या है, थीटा है, ठीक है। अब देखिए डी भी इधर जा रहा है और ई भी इधर जा रहा है, तो इनके बीच में कोई एंगल बनेगा, ऑब्वियसली नॉट, इनके बीच में कोई एंगल बनेगा ही नहीं। देखिए सपोज मेरा ई जा रहा है और ये डी ए जा रहा है, एंगल कब बनता है, जब वो क्या करते हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, कहीं किसी बिंदु पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दो रेखाएं जब आपस में मिलती हैं तब जाके एंगल का फॉर्मेशन होता है। बट यहाँ पे तो कहीं पे मिल तो रही है, ठीक है, पर क्या हो रही है, एक दूसरे के समान जा रही है बाहर, ठीक है। जैसे ये यहाँ जा रही है, ये भी इसके ऊपर से जा रही है, या फिर समांतर जा रही है, जैसे भी जा रही है, पर जहां तो एक डायरेक्शन में रहे हैं वो, उस कंडीशन में कोई भी एंगल वहां पे बनेगा नहीं। तो इसलिए हमारे यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और थीटा बताता हूं आपको, ठीक है, 3 कंडीशन में हमारी थीटा बनता है, उनको बता देता हूं। क्यों बता रहा हूं, इसमें तो इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और डेरिवेशन में पड़ेगी, इसलिए यहीं पे बता देता हूं इनको। एक तो हमारा 0 डिग्री हो गया, और सपोज हमारा क्या होता, डी ए इधर जा रहा, या फिर ई हमारा इधर जा रहा होता, और डी ए की डायरेक्शन हमारी इधर होती, ठीक है, मेरे हाथ नहीं दिख रहे होंगे पूरे, एक इधर जा रहा है और एक सपोज इधर जा रहा है, मतलब दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो, तो उस कंडीशन में हमारा कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ऑब्वियसली 180 डिग्री का, जब दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो। देखिए ना, अगर एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो क्या करेंगे, दोनों के दोनों एक सीधी रेखा बनाएंगे, और एक सीधी रेखे पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, वो बनता है आपका 180 डिग्री का। अब सपोज हमारा डी ए की डायरेक्शन इधर है और डायरेक्शन ऑफ ई इज देयर, ठीक है, तो इस कंडीशन में कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बच्चों को बहुत कंफ्यूज होता है इसमें, ठीक है, बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि कहाँ पे 180 बनेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखिए ई डी ए कॉस थीटा हो गया, और बिकॉज थीटा इज देयर 0 डिग्री, देन और कॉस थीटा कितना होता है हमारा, कॉस जीरो होता है आपका 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ई डी ए हो जाएगा, क्योंकि कॉस तो क्या हो गया, कॉस 0 क्या हो गया, 1 हो गया, और कॉस ई डी ए 1 सा ई डी ए आएगा, ठीक है। तो हमारा फाइनली क्या आ गया फॉर्मूला, डी फाई ई इज इक्वल टू आ गया हमारा ई डी ए आ गया, ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना है, ये निकला है किसके लिए, सिर्फ जो स्मॉल एलिमेंट से होकर के जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से होकर के जाने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो लिख देता हूं मैं, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा। अब देखिए जब आपको संपूर्ण के लिए निकालना हो तो वहां पे आपको, जैसे हमने एक पढ़ा था अध्यारोपण का सिद्धांत, हमने पहले एक आवेश के लिए निकाला था और आवेशों के लिए निकाला था, उसमें लास्ट में क्या कर दिया था, वहां पे समेशन का सिंबल लगा दिया था, जिसको सिग्मा भी बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे जब हम यहाँ पे पूरे के लिए निकालते हैं तो वहां पे हम समेशन के बदले लगाते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन, हम लगाएंगे इंटीग्रेशन। तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए हो गया, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूं, अगर ई डी ए को क्या, अगर मैं इसमें क्या करता हूं, मैं ई को मैं लेता हूं कॉमन,
ठीक है, जो मेरा ई है, अगर मैं इसको कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, पहले तो एक पहली बात तो अगर हम संपूर्ण के लिए निकाल रहे हैं तो संपूर्ण के लिए तो अब तो डी तो लिखने की जरूरत ही नहीं है हमको, ये वाला डी, ठीक है। तो हमारा फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ईडीए आ जाएगा, ठीक है। तो ईडीए इसको भी कैसे लिख लेंगे, ईडीए मतलब फाई ई, इस फॉर्म में लिखेंगे अगर, तो ई डी ए तो मिटा देते हैं, अब ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा सेम। अब इसमें मैं लिख नहीं रहा हूँ कॉस थीटा, तो हमारा 0 हो जाना है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली सिर्फ बचेगा हमारा क्या, ये फॉर्मूला बचेगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए ही बचना है हमारा, ठीक है, ये बच जाना है। अब मैं क्या करता हूँ, सपोज मैं ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ई को मैं ले रहा हूँ बाहर इंटीग्रेशन के, ठीक है, और डी ए को रखता हूँ मैं इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है। डी ए को मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन के अंदर रख रहा हूँ। देखिए ई की वैल्यू पूरे ही वृत्त के लिए बराबर होगी, ठीक है, वृत्त के हर एक पॉइंट पे ई की वैल्यू हमारी समान होगी, क्योंकि ई क्या है, वैद्युत फ्लक्स है, सॉरी वैद्युत क्षेत्र है, और वैद्युत क्षेत्र क्या है, जो इस प्लस क्यू के द्वारा जर्मिनेट हो रहा है, और इसके अंदर तो एक ही आवेश तो है, तो जितना वो यहाँ के लिए जर्मिनेट करेगा, जितना वो यहाँ पी से होकर के भेजेगा, उतना ही और बिंदु से भी तो भेजेगा, और बिंदु पे ये तो नहीं वो चेंज हो जाएगा। अरे जैसे हम बोलते हैं 5 उंगलियां बराबर होती है, वैसे ही अभी इस क्यू के लिए क्या है, सारे बिंदु क्या है, बराबर है, जहां से वो बराबर का वैद्युत क्षेत्र बाहर भेजेगा, ठीक है। सो ई इज द सेम फॉर द होल सर्कल, ठीक है। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये तो कॉमन, इसीलिए मैंने क्या कर लिया, ई को ले लिया इंटीग्रेशन के बाहर, और डीए हो सकता है अलग अलग हो, ठीक है। तो डीए से अब देखिए जो हमारे यहाँ पे डीए है, ठीक है, डीए क्या है, इतना छोटा सा एलिमेंट है। अब मैं इस डीए को क्या करता हूँ, पूरे सर्कल के लिए अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, अगर डीए को मैं पूरे सर्कल के लिए लूंगा, तो वहां पे हमारा पूरे सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, फाइव डीए की वैल्यू क्या हो जाएगी, डीए का मतलब पूरे सर्कल का मतलब वृत्त की परिधि, क्योंकि हम इसको कहां पे ले रहे हैं, केंद्र पे ले रहे हैं ना, यहाँ पे ले रहे हैं। तो अगर हम क्या करते हैं, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, तो उस कंडीशन में हमारा ये क्या हो जाएगा, डीए हो जाएगा हमारा क्या, 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि हमारा क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया फाइनली, अब इसके बेसिस से हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बन गया फॉर्मूला, आर स्क्वायर, ठीक है। इसको मान लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिया इसको, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें एक चीज और है, ठीक है, लंबी तो नहीं हुई, अभी तो 12 मिनट है, बहुत है, देख लो, देखियो, अगर क्या करना है, नंबर ज्यादा चाहिए तो टाइम भी ज्यादा दो, ठीक है, समझना भी तो है। मैं इसको फटाफट में कर दूं, समझ में नहीं आया तो फायदा क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, क्यू नॉट नहीं, क्यू आवेश क्या है, प्लस क्यू आवेश पृष्ठ के अंदर है, गाउसियन पृष्ठ के क्या है, अंदर है। तो अगर जब आवेश क्या होते हैं, पृष्ठ के अंदर होते हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, वहां पे गाउस का लॉ लगा सकते हैं, क्योंकि हमने गाउस के लॉ में क्या पढ़ा था, सारे आवेश कहाँ होने चाहिए, पृष्ठ के अंदर होने चाहिए। मैंने उसमें क्या किया था, एक आवेश पृष्ठ के बाहर भी लिया था, बोला था कि जो इस आवेश पृष्ठ के बाहर होता है, उसका इस पृष्ठ में से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स में कोई भी योगदान नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, पृष्ठ के बाहर है। जब उसको पहले ही बाहर कर दिया है, तो उसका क्या योगदान होगा, ठीक है। जो घर में रहेगा उसका होगा ना वर्चस्व, जो घर से बाहर निकल गया उसका तो वर्चस्व कुछ होना ही नहीं है, ठीक है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, तो जो अंदर होगा तो वही होगा, ठीक है। तो हमारा अगर प्लस क्यू आवेश क्या है, पृष्ठ के अंदर है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, गाउस का लॉ लगा सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्योंकि प्लस क्यू आवेश पृष्ठ के अंदर स्थित है, पृष्ठ के अंदर स्थित है। अब आप प्लीज इसका थोड़ा सा ले लीजिए आप इसके स्क्रीनशॉट, उसके बाद इसको हम मिटा देते हैं। पृष्ठ के अंदर स्थित है, ओके। अगर ये पृष्ठ के अंदर है हमारा स्थित, तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर प्लस क्यू आवेश हमारा पृष्ठ के अंदर स्थित है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय, और गॉस की प्रमेय क्या बोलती है, फाई इज इक्वल टू पृष्ठ के अंदर जितना भी आवेश स्थित है उनका क्या समेशन, ठीक है। तो वहां तो एक ही आवेश है हमारा, क्यू है, क्यू ही है खाली, ठीक है, प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये होगी हमारी गाउस की प्रमेय होगी हमारी ये, ठीक है। गाउस की प्रमेय के अनुसार ही तो हो जाएगा ये, ठीक है। इसको मानते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए हमारा समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व
समीकरण 2 से, ठीक है। इन दोनों को अगर हम क्या करें, समीकरण 1 और 2 को एक दूसरे के बराबर करें, ठीक है। तो समीकरण 1 में हमारी वैल्यू क्या आई थी, अभी हमने देखा था, वो क्या आया था, ई इज इक्वल, लिख देते हैं मैं इसको, फाइव ई इज इक्वल आया था हमारा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आया था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिखते हैं ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्यू नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इतना समझ में आया, ई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अगर क्या करते हैं हम 4 पाई आर स्क्वायर को क्या कर लेते हैं, इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रूप में लिखता हूं। इसको क्या करते हैं, एप्सिलॉन नॉट को अगर मैं इसके साथ लाता हूं, ठीक है, ई को हम क्या करते हैं, अगर अलग करते हैं, और उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू हो जाएगा, इस ई को बाहर लिया है, 4 पाई का तो एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर बचा, ये आ जाएगा यहाँ डिनोमिनेटर में, ठीक है। इतना भी आपको समझ में आया होगा ये कैसे यहाँ पे हुआ। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं इसको, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब देखिए यहाँ पे अब एक हम कंडीशन लेंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 को याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कंडीशन लेते हैं, सपोज हम क्या करते हैं, अनंत से एक प्लस अनंत से क्या करते हैं हम एक क्यू नॉट आवेश, जिसको हम क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश, ठीक है। तो एक परीक्षण आवेश को क्या करते हैं हम पी बिंदु पे लाते हैं, ठीक है। मैं क्या बोला, अगर हम क्या करते हैं पी बिंदु पर कोई सूक्ष्म परीक्षण, देखो परीक्षण आवेश जो भी होगा, हमेशा एक चीज बताता हूं आपको, परीक्षण आवेश जब भी आप लाते हो, परीक्षण का मतलब क्या होता है, उसकी परीक्षा करने के लिए ला रहे हो आप उसको। किसकी परीक्षा, जो हमारा यहाँ पे क्यू आवेश जो ऑलरेडी है, ठीक है। मतलब परीक्षा नाम ही क्या है इसका, टेस्ट चार्ज, वो इसका टेस्ट करने के लिए आएगा, मतलब वो क्या होगा, उससे छोटा होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो परीक्षण आवेश होता है वो इससे छोटा होता है, ठीक है। और परीक्षण आवेश के द्वारा हम देखेंगे मतलब इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और ये इसमें जो हमारा इससे विद्युत क्षेत्र जा रहा है, वो विद्युत फ्लक्स जा रहा है, उस पे क्या डिफरेंशिएशन आएगा, वो देखेंगे हम परीक्षण आवेश के द्वारा, ठीक बात। हम क्या लिखते हैं, यदि पी बिंदु पर क्यू नॉट परीक्षण आवेश लाने पर, क्यू नॉट आवेश लाने पर, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम पी बिंदु पर क्यू नॉट आवेश लाते हैं तो हमारा हो जाएगा ये, देखिए समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, एक आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला कूलाम के नियम से, ठीक है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जो क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई होता है, F इज इक्वल टू होता है हमारा क्यू नॉट ई होता है, ठीक है। अब इन समीकरणों को एक साथ करिएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फाइनली ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4, ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये वाला चार्ज हमारा क्यू इंटू जो चार्ज अभी लाए हम क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ओ माय गॉड, इट्स अ मिरेकल हो गया, ठीक है। हमारा फॉर्मूला आ गया, ठीक है, आ गया ना। गाउस का हेडिंग का नाम क्या था हमारा, गाउस की प्रमेय से कूलाम का नियम, यही तो कूलाम का नियम है। दो स्थिर हमारे उसमें क्या होते हैं, दो आवेश, हमारे दो आवेश आ गए क्यू और क्यू नॉट, ठीक है। आवेश ही तो है, बोला था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल क्या होता है, उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और उनके परिमाण के समानुपाती होता है। तो आज हो गया नियम, ठीक है, यही तो चाहिए था हमको, ठीक है। तो हो गया हमारा कितने मिनट में, 18 मिनट में हमारा मैजिक हो गया, ठीक है। 18 मिनट की मेहनत के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको आप जरूर ध्यान से देखिएगा, एक बार खुद करिएगा, ठीक है, क्योंकि पेपर में आता है ये वाला टॉपिक। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो और हम डेली क्लास में ले पाते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे बोल रहे थे डेली लो, तो डेली नहीं ले पाते हैं, बिकॉज डेली में प्रॉब्लम होती है। एक तो हमारा ऑफलाइन की क्लासेस भी हैं, तो टाइम निकाल के इसको लेते हैं, और भी बहुत काम होते हैं। चलो आपको एक बात बताता हूँ आप, ठीक है, कि हेल्प में जो बोल रहा था ना हम बात करेंगे, तो हेल्प एक ऐसा वर्ड है ना, डेली आप लोगों की हेल्प किया करो। मैं क्योंकि एक कल देख रहा था रोड पे, मतलब उनका पैर नहीं था, ठीक है, मतलब एक पैर नहीं था, वो चल रहे थे, तो बहुत लोग जा रहे थे, वो एक दूसरे मांग रहे, दूसरे से मांग रहे, तो अरे दे दो, ऐसे लोगों को क्या जाता है ऐसे को देने में, है ना। मतलब उनसे कोई आप ये मत करिए एक्सपेक्ट कि ये हाँ भाई ये कभी मेरे को भी देगा, अरे उनको जरूरत है तो दे दो। मतलब अगर आप भगवान, आप उसका शुक्रिया, उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो कि आपको उसने देने लायक बनाया है ना, आप उसको दे सकते हो। मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसको बहुत सारा दो, जितना आपके पास कुछ भी हो, खाने की चीज या फिर पैसे, जिस तरीके से भी आप उसकी मदद कर सकते हो आप उसकी करो, ठीक है।
बजाय उनकी जो ऐसे होते हैं जिनकी आप मदद करते हो, जिनको ऐसे मदद करते हो ऐसों की जिनको आपकी मदद की जरूरत ही नहीं होती है। मुझे पता है कैसे लोग होते हैं, ये मैंने करके देखी है, क्योंकि मैंने कुछ लोगों की ऐसे लोगों की मदद करी है जिनको शायद जरूरत नहीं थी उसकी। उस टाइम पे तो लगा कि बहुत जरूरत है, बाद में शायद उन्होंने उस मदद का ऐसा फायदा उठाया कि मतलब जब मेरे को मदद की जरूरत थी, मदद की जरूरत तो क्या थी, पर उनकी वजह से मेरी जान पे बन आई थी, ठीक है। क्योंकि एक बार आपको बताता हूँ, एक की मदद करी थी मैंने, हेल्प अब कैसे करी थी वो नहीं बताऊंगा, पर करी थी। और एक दिन क्या हुआ कि मेरे को अंधेरा हो गया था, शायद जंगल का रास्ता था, मैं कहीं से हॉस्पिटल से आ रहा था घर, ठीक है। तो मेरे को पहचाने से भी इनकार कर दिया कि कौन है ये। पहले तो पूछता, ठीक है, पूछने से दोस्त था, ठीक है, पूछना तो दूर की बात, पहचानने से भी इनकार कर दिया, ठीक है। बाद में झगड़ा वगड़ा जो भी होता है, तो छोड़िए इन चीजों को, ठीक है। मदद करते रहिए, अगर आप करते हो तो आपको कम से कम उस पे आपके मन में ये तो रहेगा कि हाँ भाई मैं इससे ऊपर हूँ, मैंने इसकी मदद करी है, चाहे वो कैसा भी है, ठीक है। एक और है, ठीक है, और एक और, अगर आपको किसी से आपका झगड़ा हो जाता है या फिर आपकी लड़ाई हो जाती है और वो आपके बारे में बोलता है मैं आपका ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसी चीजें मेरे आपके पास हैं, बिल्कुल भी ध्यान मत दो इन लोगों पे, ठीक है। क्योंकि ये लोग ऐसे होते हैं जिनका काम ही ये होता है, आप बस क्या करो, गुप्त रूप से उसकी जो भी चीजें आपके पास हैं, या फिर मतलब आप जो होता है ना, मतलब अगर उसने आपके साथ कुछ गलत किया है उसको मतलब दिमाग में रखो, टाइम आने पे उन चीजों को प्रोवाइड करवाओ, या फिर टाइम आने पे उन चीजों को दिखाओ, क्योंकि बोलने से कुछ नहीं होता है। खाली अगर हम क्या करें, बोलते रहे, वो एक बार के लिए डरेगा वो, ठीक है, वो इंसान, ठीक है, दूसरी बार के लिए डरेगा, ठीक है, तीसरी बार में क्या लगेगा उसको, अरे इसका काम तो वही है बोलना बोलना, बस बोलता ही रहता है, छोड़ो ना, कौन ध्यान दे इस पे, ठीक है। इससे बेटर क्या होगा कि आप उसको क्या करो, अपने मन में रखो, और एक बार जब मेन जरूरत हो उस काम की जिसके लिए वो पहले से प्रिपेयर भी ना रहे, ठीक है, तब जाके उस चीज का यूज किया करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ज्ञान बहुत हो गया, ठीक है, थैंक यू।